इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पे। तो सबसे पहला सवाल जो होगा वो ये होगा कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। हमने तो करंट पढ़ा था, तो करंट के चैप्टर में हमने जिस तरह का करंट पढ़ा था वो होता है डायरेक्ट करंट, अर्थात एक ऐसा करंट जो अपना हो सकता है मैग्नीट्यूड बदल ले लेकिन डायरेक्शन कभी नहीं बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, ये कंडक्टर, इसे अगर हम जोड़ दे एक डीसी बैटरी के साथ कुछ ऐसा, तो इससे करंट का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये फ्लो करेगा करंट। अर्थात हम कह सकते हैं यहां जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे ड्रिफ्टेड होंगे इस डायरेक्शन में। पर समय के साथ इस करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता, अर्थात करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस कंडक्टर को डीसी सोर्स के बजाय हम एसी सोर्स के साथ जोड़ दें, अगर हमारा सोर्स ऑल्टरनेटिंग नेचर का हुआ, इसे हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, तो इस सोर्स के कारण जो करंट क्रिएट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि कुछ देर के लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और इमीडिएटली फिर करंट फ्लो होने लगेगा इस डायरेक्शन में, फिर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, फिर करंट का फ्लो होने लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरह के करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारा अगला जो चैप्टर है वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही है। फिलहाल हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है, हम किस तरह से उसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए ये फिगर, ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जिसे हम इन शॉर्ट एसी जनरेटर भी कहते हैं। ये एसी जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इससे जो करंट जनरेट होता है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है, वो डीसी नहीं होता है, अर्थात डायरेक्ट करंट नहीं होता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड। हमें पता है अगर हम किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ क्रिएट होता है। यह है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ईएमएफ क्रिएट होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। और जिस सर्किट की बात हम कर रहे हैं, जिस सर्किट में फ्लक्स का चेंज हम करेंगे वो सर्किट होगा ये, इसे आर्मेचर कहा जाता है। इसे हम करते हैं रोटेट, इस हैंडल को घुमाते हैं और ये आर्मेचर रोटेटेड होता है और उस रोटेशन के कारण इसका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये चेंज होता है और इससे इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। इसके लिए हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ये दो मैग्नेट्स। इन दोनों मैग्नेट्स को फील्ड मैग्नेट्स कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं फील्ड मैग्नेट्स। और इन मैग्नेट्स के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब जैसे कि हमने कुछ देर पहले बात किया था कि एक सर्किट चाहिए होगा हमें जहां मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हम करेंगे और करंट का फ्लो होगा, वो सर्किट है ये जिसे हम कहते हैं आर्मेचर। ये हो गया आर्मेचर। ये एक कॉइल होता है, कॉपर कॉइल, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर में वुंड होता है। तो हम मान सकते हैं ये है सॉफ्ट आयरन कोर और ये जो आपको ABCD रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है ये है कॉपर वुंड। यहां पर कॉपर को वाइंड किया गया है। सो ये हो गया आर्मेचर। आर्मेचर यहां पर देखें जो AB आर्म है ये आगे बढ़ते हुए इस R1 के साथ जुड़ गया है, उसी तरह से CD आर्म आगे बढ़ते हुए इस R2 के साथ जुड़ गया है। यहां ये R1 और R2 इन्हें कहा जाता है स्लिप रिंग्स। सो ये हो गए स्लिप रिंग्स, ये R1 और R2। अब देखें इस R1 के साथ जुड़ा हुआ है B1 और R2 के साथ जुड़ा हुआ B2। ये B1 और B2 ये ब्रशेस होते हैं, ये होते हैं ब्रशेस। और ये क्या करता है, ये सिर्फ करंट को फ्लो होने देता है। ये R1 और R2 से करंट के फ्लो होने में मदद करता है और करंट B1 से होते हुए ये लोड
जिसे हमने R से इंडिकेट किया है, इस लोड को पार करते हुए B2 से होते हुए R2 से होते हुए पार हो जाता है। और कभी कभार ये R2 से होते हुए B2 से होते हुए लोड से B1 से होते हुए R1 पहुंच जाता है। अर्थात इस लोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, कभी वो इस डायरेक्शन में होगा, कभी वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं इस लोड पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, अर्थात जो करंट जनरेटेड हो रहा है इस पूरे एपरेटस से वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसीलिए हम इसे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। तो करंट जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस हैंडल को, ये जो हैंडल है इसे रोटेट करना होगा। हम इसे कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे। सो इस रोटेशन के कारण क्या होगा, ये जो आर्मेचर है ये आर्मेचर भी रोटेट करेगा। और सबसे पहले ये जो ए बी आर्म है, ये ए बी आर्म ऊपर की तरफ और ये सी डी आर्म नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि ये कॉपर कॉइल है तो हम मान सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसे हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है अगर कुछ पॉजिटिव चार्जेस को हम ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, अर्थात इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है, और अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहे, मान ले यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम कह सकते हैं वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियस ही बात है अगर पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स का डायरेक्शन वो हो तो नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या फिर उस पे लगा हुआ जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। तो हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में। कन्वेंशनली अगर कहें तो हम इसी को कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में इस डायरेक्शन में। अब दूसरे आर्म सीडी में देखें, यहां पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड है। तो मान ले कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस अगर हो, ये अगर मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, अर्थात इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ हो वो है लेफ्ट टू राइट, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो फोर्स होगा इन चार्जेस पे इस डायरेक्शन में। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करें तो हम कह सकते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो कन्वेंशनल करंट का अगर डायरेक्शन हम कंसीडर करें तो हम इसी को कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अर्थात जब हम इस हैंडल को रोटेट करेंगे तो इनिशियली जब ये आर्म ए बी ऊपर की तरफ जाएगा और आर्म सी डी नीचे की तरफ जाएगा, तब जो करंट का फ्लो होगा वो B1 से होते हुए A से होते हुए B होते हुए C से D होते हुए इस R2 होते हुए B2 से इस लोड को क्रॉस करेगा। अर्थात इस R से अर्थात लोड से जो करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए जब हैंडल को रोटेट करते हुए हम इसे 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, अर्थात इसका एक आधा चक्कर लगवा देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आर्म ए बी दाहिनी तरफ चला जाएगा और आर्म सी डी रोटेट करते हुए आधा चक्कर लगाते हुए ए बी की जगह पहुंच जाएगा। अब देखिए ये आर्म सी डी ऊपर की तरफ जा रहा है और आर्म ए बी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जो रोटेट कर रहे हैं इसे, हमारा रोटेशन का डायरेक्शन वही है। इससे क्या होगा, अब करंट का फ्लो जो होगा उसी डायरेक्शन में होगा, अर्थात डी से होते हुए सी बी ए होते हुए इस लोड को क्रॉस करेगा। यहां पर जो R2 स्लिप रिंग है ये डीसी आर्म से जुड़ा हुआ है, ये हमेशा से डीसी आर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब करंट जो फ्लो होगा वो देखे R2 से होते हुए डी से सी से बी ए होते हुए R1 में पहुंचेगा, अर्थात करंट का जो फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो इस लोड पे देखें, इस लोड से जो करंट का फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है।
आधा रोटेशन पहले आर से जो करंट फ्लो कर रहा था उसका डायरेक्शन क्या था देख ले, और अब आर से पास होता हुआ करंट का डायरेक्शन देख ले। अर्थात हम कह सकते हैं इस लोड से जो करंट का फ्लो हो रहा वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। अर्थात ये जो डिवाइस है जो कि करंट को जनरेट कर रहा ये डीसी करंट नहीं, चूंकि एसी करंट ये जनरेट कर रहा तो हम इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब चलिए देख लेते हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट ये जनरेट करेगा उसका इक्वेशन कैसा होगा। तो इसके लिए यहां से देखें इस पूरे सिस्टम को, मान ले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और हमारा लाइन ऑफ साइट है ये, तो हमें जो दिखेगा फिगर वो कुछ ऐसा होगा। हमें दिखेगा एक मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने माना ये रहा वो मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ। और ये जो आर्मेचर है ये हमें कैसा दिखेगा, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। अर्थात हम सिर्फ इस आर्म को ही देख पाएंगे, इस आर्म को, और ये कैसा दिखेगा, ये हमें स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो हम एक आर्बिट्रेरी सिचुएशन कंसीडर करते हैं, वो है ये कि ये जो आर्मेचर है ये कुछ ऐसा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचा है उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। तो चूंकि ये एक सरफेस होगा ABCD, ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस का एक डायरेक्शन होगा, तो वो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। हमें पता है सरफेस का डायरेक्शन सरफेस पे नॉर्मल होता है, तो ये रहा सरफेस का डायरेक्शन, इसका सरफेस एरिया S। तो चूंकि ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं ये है 90 डिग्री माइनस थीटा, और चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये एंगल भी होगा थीटा। हमने माना कि हमने एंगल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया है। तो फिर अगर ये हमारा इनिशियल सिचुएशन हो, इनिशियल पोजीशन हो इस आर्मेचर का, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अर्थात जब आर्मेचर यहां पर था तो हमने माना तब था टाइम इज इक्वल टू 0, और जब आर्मेचर यहां पहुंच गया तो हमने माना टाइम इज इक्वल टू टी। तो इससे हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब देखिए इस आर्मेचर के सरफेस से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जैसे कि हमें पता है वो होगा B डॉट एस इंटू एन। यहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस आर्मेचर। सो ये आर्मेचर जिस कॉइल से बना हुआ है उस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है ये। हमें पता है जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतने सरफेस एरिया हम कंसीडर कर सकते हैं उस कॉइल में, तो फ्लक्स उतना गुना बढ़ जाएगा। B डॉट एस यह है एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स। तो इससे आगे हम इसे कह सकते हैं n इंटू बी इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहां पर देखें दो वेक्टर b और s, इन दोनों के बीच का जो एंगल है यह है थीटा, और हमें पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट पता करते हैं दो वेक्टर्स का तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करते हैं, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन वैल्यू कंसीडर करते हैं और उन्हें गुना कर देते हैं। तो फिर इसी को हम लिख सकते हैं n इंटू बी इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। ये तो था मैग्नेटिक फ्लक्स इस आर्मेचर के साथ एसोसिएटेड। हमें पता करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो जैसे कि हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कह सकते हैं कि ये होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डी डी टी ऑफ n इंटू बी इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। सो इससे आगे देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ, यहां पर देखें n b और s ये t पर डिपेंडेंट नहीं है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को t के रेस्पेक्ट में, तो हम n b और s को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो n इंटू बी इंटू एस इंटू डी डी टी ऑफ कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। इससे आगे ये बनेगा नेगेटिव ऑफ एन बी एस इंटू
अब कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इसे टाइम के रेस्पेक्ट में अर्थात टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो यह बन जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किए तो हमें मिलेगा ओमेगा। तो यह बन जाएगा, देखिए कितना, यह बन जाएगा n इंटू बी इंटू एस इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ इस आर्मेचर के साथ एसोसिएटेड। और इसका नेचर देखें, ये साइन का एक फंक्शन है। हमें पता है साइन का जो फंक्शन होता है यह ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है, अर्थात साइन का कोई भी फंक्शन हो उसका वैल्यू कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। सो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का या फिर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है यह बार बार बदलते रहेगा। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो जनरेटर है ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है। अब देखिए, अगर इस लोड का रेजिस्टेंस R हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट से या फिर इस लोड से, ये करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, N इंटू बी इंटू एस इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय R इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सो ये था ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसे हम इन शॉर्ट एसी जनरेटर कहते हैं।